आपकी नेट इनकम मान लीजिए साल की 12 लाख रुपए तो मुझे एक काम करिए, ये मैं ये थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं, मैं इसको डिलीट करता हूं, आप ये लीजिए और हमारे दर्शकों को जरा 5 बड़े फायदे आज के इनकम टैक्स से जो 5 टेक अवेज लिख के बताइए, क्या है 5 नहीं 5 बड़े फायदे मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं इस स्कीम का। लिख के बताइए सर। पहला फायदा कि नो सेविंग्स, हाँ लेस टैक्स, पहला फायदा। ठीक है, बचत मत करिए, लोन मत लीजिए, होम लोन मत लीजिए, इंश्योरेंस पे बचत करिए मत करिए। आपको ये आज सरकार बोल रही है। आपको लेस टैक्स का फायदा लेना है तो ये सब सारी रियायतें लेना बंद कर दीजिए। दूसरा फायदा लो थ्रेशोल्ड, मतलब आपको जहां से आप स्कीम में घुस रहे हैं उसमें आपकी एक बड़ी आय 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो यानी आपको एक थ्रेशोल्ड अच्छा मिल रहा है जहां से आपकी आय में जो पुरानी स्कीम में 5 लाख था वो 7 लाख रुपए हो रहा है, तो आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम तो पूरी तरह मुक्त हो रही है। दूसरा बड़ा टेक अवे। तीसरा बड़ा टेक अवे ये है कि सरकार ने इस स्कीम को अब डिफॉल्ट स्कीम बना दिया है, यानी इस स्कीम में पहला विकल्प के तौर पर इस स्कीम को ही लागू करने की कोशिश की जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग इसमें आना चाहते हैं। चौथा विकल्प ये कि वित्त मंत्री ने भाषण में स्पष्ट कहा है कि पुरानी स्कीम बनी रहेगी, जो लोग उसमें मौजूद हैं उसमें बने रहेंगे, अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो उसमें रहिए और पुराने ढांचे के तहत टैक्स का भुगतान करते रहिए। ये नए ढांचे में अगर आप आना चाहते हैं तो आप ये सारी रियायतें छोड़ देंगे। अब इसका कैलकुलेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब अलग अलग व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। आपकी आय आपके अनुपात में आपका खर्च लिखते हैं सर, इसको इस पे लिखते हैं, अलग व्यक्ति की आय पर निर्भर, इनकम पर निर्भर है, क्योंकि आपकी इनकम जितनी है, आपकी मान लीजिए आपकी इनकम में बड़ा हिस्सा सेविंग में जा रहा है, आपने हाउस लोन रखा तो आप कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर आपने 15 साल का हाउस लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन पे जो आपको रियायत मिलती है साल की, उसे आप कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो उसमें मिलने वाली रियायत कैसे छोड़ देंगे? अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, क्या जो नया टैक्स पेयर है उसको यहां पर नई रिजीम चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए? नए टैक्स पेयर के लिए तो नई रिजीम है ही पहले से भी, यही बात तो 2 साल से हो रही। जो पहली बार इनकम टैक्स के दायरे में भीतर आता है, जिसकी नौकरी पहली लगती है और इनकम टैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख रुपए ऊपर थी, अब जो 7 लाख रुपए हो रही है, 5 लाख रुपए की सीमा तक आता, तो वो स्वाभाविक रूप से उसे नई रिजीम में ही रखा जाता था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी बचत के लिए और उसने लोन नहीं ले रखा। लेकिन हाँ, नया टैक्स पेयर भी अगर होम लोन ले रखा है उसने और उस पर रियायत लेना चाहता तो उसे पुरानी स्कीम में जाना पड़ेगा। नहीं तो बार बार मुझे मालूम है क्या सवाल पूछा जा रहा है सर, मेरे पास पीसीआर से भी जो लोग पूछना चाह रहे हैं, हमारे ऑफिस में लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर किसी की सैलरी 5 लाख है, किसी की सैलरी 10 लाख है, उन दोनों में दोनों को क्या करना चाहिए, किस रेजिम में जाना चाहिए? ऐसा इसलिए ये तब स्पष्ट हो सकता है कि 5 लाख की सैलरी वाला कोई बचत करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। अगर मान लीजिए बचत करना चाहता है तो उसे अगर उसे होम लोन लेना होगा, अगर उसे बचत करनी होगी तो उसे इस स्कीम में, और अगर बचत नहीं करना चाहता, कोई झंझट नहीं करना चाहता, नहीं तो 75 डिफरेंट बचत और इंसेंटिव्स खत्म है, सीधे इसमें जाए, ये इस रेट से टैक्स पे करे। 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, 7 लाख से के ऊपर 5% है, उसके बाद 10% है, फिर 15 है, 20 और 30 इसमें तो 5 स्लैब हो गए हैं। स्लैब से बड़ा 7 से 5 हो गए। हाँ, 7 से घट के 5 स्लैब्स हो गए, तो 0 को हटा भी दीजिए तो 5 स्लैब हो गए। इन 5 स्लैब में आप सीधा स्ट्रेट टैक्स दीजिए। साल भर में आपने मान लीजिए आपकी साल की इनकम 12 लाख रुपए है, तो आप 12 लाख रुपए के ऊपर स्लैब्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए अपना टैक्स। एक जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात, अगर आपको बचत करनी है, अगर आपको यहाँ पर तमाम तरह की छूट का फायदा उठाना है, तो आपको ये ओल्ड टैक्स रेजिम लेना पड़ेगा। आप कोई पेपर का झंझट नहीं करना चाहते, कोई इंश्योरेंस में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप कोई बचत नहीं करना चाहते, और आपको लगता है कि बस एक अमाउंट से आप एक रेट से टैक्स दो और खत्म, तो आप यहाँ आ जाइए। बट इसमें बुनियादी सवाल ये कि दुविधा ये है कि बचत क्यों नहीं करना चाहेगा व्यक्ति, अपने भविष्य के लिए पेंशन क्यों नहीं लेना चाहेगा, अपने भविष्य के लिए पेंशन में निवेश नहीं करेंगे, आप अपने मकान के लिए अगर कर्ज पर छूट मिल रही है तो आप नहीं लेंगे क्या? सरकार इस पूरी व्यवस्था से इसीलिए दुविधा में दिखती है कि बचतों पर अगर बचत आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो लोग बचत नहीं करेंगे तो उनके पास फ्यूचर के लिए पेंशन नहीं है, उनके लिए बीमा नहीं। लेकिन उसमें भी ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जिस बचत का आप जिक्र कर रहे हैं उसको भी लोग कह रहे हैं नाकाफी है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोगों के सैलरी पैकेज बढ़े हैं, वो बहुत नाकाफी है। नाकाफी तो है, लेकिन अगर यहाँ सरकार को ये बात फैसला करना पड़ेगा कि उसे बचतों को प्रोत्साहन जारी रखना है कि नहीं रखना है। मतलब एक हाथ में दोनों तरफ से आप स्कीमों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जो दुविधा इसकी बजट में दिखती है, जिसका क्रिटिकल पार्ट है वो समझने की कोशिश करिए। एक तरफ आप इतनी बड़ी रियायतों का बोझ एक स्कीम में रखकर और 3 करोड़ लोगों को रियायतें भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक स्कीम और ला रहे हैं। ये फैसला अगर हमारे जो व्यूअर हैं, जो ओल्ड एज भी होंगे, जो यंग एज भी होंगे, जो मिड एज भी होंगे, किसको ध्यान में रखकर किया गया है आज का फैसला? ये फैसला इसको ध्यान में रखकर किया गया कि मानसिक रूप से आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आने वाले 2-3 साल में सरकार इनकम टैक्स पर देने वाली सारी रियायतें खत्म कर देगी। तो सरकार की भी तो आमदनी होती है उससे, रियायतों से।
रियायतों से जो हम पैसा जमा करते हैं सरकारी स्कीम में, सरकार के पास पैसा जाता है वो। लेकिन सरकार का मानना यह है कि बचत स्कीमों के ऊपर हम ब्याज दे रहे हैं वो पर्याप्त है। छोटी बचत स्कीमों पे सरकार आपको, जैसे आज सरकार ने बजट में महिला सेविंग्स के ऊपर 7.5% की 2 साल की बचत पे स्कीम घोषित की है। तो सरकार ने यहाँ से बेसिक फिलॉसफी बदल रही। जो बात हमारे लिए समझना जरूरी, जो बात हमें ध्यान रखना जरूरी, इनकम टैक्स की जो फिलॉसफी थी पहले वो ये थी कि टैक्स की रियायत को बचतों में बढ़ावे के साथ जोड़ा जाता था। बचत को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स की रियायतें दी जाती थी। अब सरकार बचत को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती है टैक्स रियायतों के जरिए। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर था इस स्कीम के आने के समय 2 साल पहले, तभी 75 रियायतें खत्म की गई थी। और आज स्पष्ट हो गया कि अगर आपको बचतें करनी है तो आप टैक्स के सहारे मत करिए। एक टैक्स पेयर क्या अपना माइंडसेट ये बना ले कि आगे चल के उसको नई रिजीम में जाना ही पड़ेगा? ये कब सरकार पुरानी रिजीम बंद करेगी, मान लीजिए पुरानी रिजीम सरकार फोर्सली बंद कर देती है और एक नोटिफिकेशन जारी करके, तब तो उसको नई रिजीम में जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि एक बड़ा हिस्सा पुरानी टैक्स रिजीम में मौजूद है और उसमें और भी पेच है जो समझना जरूरी है। सरकार ने अगर सरकार ने अगर होम लोन से टैक्स की रियायत खत्म कर दी तो होम लोन मार्केट टूटेगा, लोग मकान लेना कम करेंगे क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा होता है जो बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये सारे फैक्ट्स उसमें शामिल होते हैं जिसके कारण सरकार ने पहले सारी चीजें सुविधाएं दी थी। अगर आप बीमा पर बचत का प्रोत्साहन खत्म कर देंगे तो लोग बीमा नहीं खरीदेंगे। नहीं तो यही देखना है कि सरकार की सोच जो आप बता रहे हैं वो दिखती है कि नई टैक्स रिजीम की तरफ ज्यादा लोगों को लेकर आए, लेकिन इस दुविधा के साथ कि बचत योजनाएं खत्म कैसे की जाएं।